Good morning, all the viewers. Welcome to this channel, Awareness of Legal Fraternities, and this lecture series of question and answer. आज कुछ प्रश्न पेंडिंग थे, उसको मैं पहले आप लोग के सामने रखूंगा। उसमें से पहला प्रश्न है, कृष्ण मोहन सिंह पटना से लिखते हैं। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि क्या करते हैं, लेकिन इनका जो प्रश्न है उससे लगता है या तो ये एडवोकेट हैं, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, या जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं, क्योंकि वो बीटी एक्ट के सेक्शन के बारे में इन्होंने प्रश्न किया है। इनका प्रश्न का प्रिंट आउट तो नहीं निकला है, लेकिन हम पढ़े हैं, जो याद है वो सेक्शन 20 का सब क्लॉज 5 बीटी एक्ट में जो 1 साल शब्द लिखा हुआ है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 बीटी एक्ट में एक वर्ड आया है पटनी, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं क्या होता है। तो ये प्योरली एंड हाईली टेक्निकल क्वेश्चन है और ये स्टैट्यूट से संबंधित है, यानी कि बिहार टेनेंसी एक्ट से संबंधित है। तो ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न डायरेक्ट पूछने वाले अधिवक्ता या न्यायिक पदाधिकारी ही हो सकते हैं। कोई आम जनता को इतना खोजबीन करके पूछने और जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिर भी मेरा उत्तरदायित्व है कि कृष्ण मोहन जी ने प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर दूं और उनको समझा दूं क्या है। इसलिए सबसे पहले उनको समझाने के लिए मैं सेक्शन 12 और सेक्शन 20 दोनों को पढ़ूंगा और पढ़ के तब एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 12 बीटी एक्ट अब हम निकाल रहे हैं। सेक्शन 12 बीटी एक्ट क्या कहता है? ये सेक्शन 12 बीटी एक्ट का जो हेड नोट है वो कहता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ परमानेंट टेन्योर। टेन्योर का ट्रांसफर अगर होगा तो उससे संबंधित इसमें प्रावधान दिया हुआ है। टेन्योर की परिभाषा इसमें दी हुई है। टेन्योर है जो टेन्योर होल्डर का जो राइट टू होल्ड एक टेन्योर है, उसको टेन्योर कहते हैं। टेन्योर के डिफिनेशन में दिया हुआ है। टेन्योर होल्डर कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो जमींदार के रूप में काम करता है, यानी कि रैयत को बंदोबस्त कर सकता है, रैयत से लगान ले सकता है और खुद भी जमीन रख सकता है और जोत सकता है या जोतवा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को टेन्योर होल्डर कहते हैं। और उसका जो राइट टू होल्ड टेन्योर है उसको टेन्योर कहते हैं, उस अधिकार को टेन्योर कहते हैं। अगर उस अधिकार को, टेन्योर राइट को ट्रांसफर करता है तो उससे संबंधित इसमें प्रावधान दिया हुआ है, ए ट्रांसफर ऑफ ए परमानेंट टेन्योर। वो टेन्योर परमानेंट अगर है उससे संबंध में टेन्योर बाई सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्गेज, इसके संबंधित में बात करता है। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको अभी छोड़ दीजिए। कैन बी मेड ओनली बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अगर कोई भी सेल डीड लिखते हैं, गिफ्ट डीड लिखते हैं, एक्सचेंज डीड लिखते हैं या मॉर्गेज डीड लिखते हैं, तो ये बीटी एक्ट के प्रावधान के मुताबिक भी वो अगर ट्रांसफर ऑफ ए परमानेंट टेन्योर से संबंधित है, अगर कोई टेन्योर होल्डर है, परमानेंट टेन्योर होल्डर है और वो अपना टेन्योर को ट्रांसफर करता है सेल से, गिफ्ट से, एक्सचेंज और मॉर्गेज से, किसी भी प्रकार से, तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकता है। अगर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर 100 रुपया से ज़्यादा का, 100 रुपया 100 रुपया से ज़्यादा का वैल्यू का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर कोई ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है, गिफ्ट करता है, एक्सचेंज करता है या मॉर्गेज करता है, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जहाँ होता है तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपया या 100 रुपया से ज़्यादा हो,
इंटरेस्ट क्रिएट किया, राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता हो या समाप्त किया जाता हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो, तो ये सब डॉक्यूमेंट जो है सेल और गिफ्ट और एक्सचेंज और मॉर्गेज में राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जैसे ऑर्डिनरी लैंड के लिए वैल्यू के हिसाब से 100 रुपीज या वाट के लिए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जरूरी है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर सेक्शन 17 के हिसाब से कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उस डॉक्यूमेंट से राइट टाइटल इंटरेस्ट पास नहीं करेगा। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन एडमिसिबल इन एविडेंस है, उसके लिए सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है, तो वो बेकार का है, इसलिए हर आदमी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट कराता है। लेकिन परमानेंट टेन्योर के बारे में बीटी एक्ट में ये स्पेशल प्रावधान बनाया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट का। अब इसका अपवाद जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ यही कंफ्यूजन करता है। ब्रैकेट में कहता है अदर देन ए ट्रांसफर बाय ए सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ ए डिक्री और बाय समरी सेल अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू पटनी और अदर टेन्योर। तो 3 एक्सेप्शन है। ये जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट वाला जो ट्रांसफर है कंपलसरी है, जनरल जो टेन्योर परमानेंट टेन्योर है और उसका जो सेल गिफ्ट एक्सचेंज और मॉर्गेज होता है उसमें ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन उसका अपवाद में है, कौन सा अपवाद में है कि अदर देन ए ट्रांसफर बाय ए सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ ए डिग्री। अगर इसी तरह का परमानेंट टेन्योर का कोई डिग्री हो जाता है, मान लीजिए टेन्योर होल्डर के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति ने सूट फाइल किया, सूट में डिग्री हो गई और वो डिग्री में वो उसका टेन्योर राइट जो है उसका नीलाम हो गया, सेल हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और दूसरा कहता और बाई समरी सेल अंडर एनी लॉ, किसी कानून में अगर समरी सेल प्रोसीजर, शॉर्टकट प्रोसीजर है समरी सेल का, अगर समरी सेल किसी लॉ के अंतर्गत हुआ हो और वही पटनी के लिए हुआ हो या कोई दूसरा टेन्योर हो, यानी कि परमानेंट टेन्योर नहीं हो के पटनी टेन्योर हो और अदर टेन्योर हो, दूसरा तरह का कई तरह का टेन्योर होता है, तो उसमें ये प्रोविजन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का लागू नहीं होगा। तो ये सेक्शन 12 का अपवाद है जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आपको कंफ्यूजन यहीं पर हुआ कि मोहन जी पटनी का मतलब क्या हुआ, और पटनी टेन्योर के बारे में बीटी एक्ट में कहीं पर डिफिनेशन नहीं दिया हुआ है। अब सुनिए, इसके बारे में आपको बता देते हैं। पटनी टेन्योर जो पट्टा एक शब्द होता है, पट्टा का मतलब होता है लीज, उसी को मुकर्री भी कहते हैं और ठेका भी कहते हैं। तो अगर कोई जमींदार अपना जमींदारी राइट को या प्रोप्राइटरी राइट को किसी को ठेका पर दे देता है तो परमानेंट भी दे सकता है और फिक्स्ड पीरियड के लिए भी दे सकता है। तो जमींदार को क्या राइट है? जमींदार को राइट है कि उसकी जमींदारी के अंदर जितना प्रॉपर्टी है उसको वो होल्ड करेगा, पजेस करेगा, उसका पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस उसके पास रहेगा और उसके अंदर जितने रैयत हैं वो रैयत से वो रेंट लेगा और रैयत के अगेंस्ट डिफॉल्ट अगर हुआ तो कार्रवाई करेगा। ये सब जमींदार को राइट दिया गया जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया 1793 में, और उसके बाद प्रोविजन बना, बंगाल टेनेंसी एक्ट बना, उसी के आधार पर, बंगाल कोड के आधार पर, तो ये सब प्रावधान है। इस सब पर मेरा विस्तृत लेक्चर है, अगर आप विशेष जानकारी चाहिए तो आपको एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी वाला लेक्चर है और लीगल हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ का लेक्चर है, उस पर भी देखिएगा। जमींदारी सिस्टम कब आया और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें मिलेगा, और बीटी एक्ट के लेक्चर में भी मिलेगा। कहीं न कहीं और भी कई लेक्चर है जो इसमें डिटेल में आप जाइएगा तो टेन्योर के बारे में और प्रोप्राइटरी राइट के बारे में मिलेगा। खैर, तो अभी जो प्रश्न आपका है, शंका जो है पटनी से लेकर, तो ये वर्ड पट्टा से हुआ। तो जो टेन्योर होल्डर यानी कि कोई जमींदार ने अपने अंडर एक जमींदार बनाया लीज दे करके, कुछ प्रोप्राइटरी राइट उसको
दे दिया तो वो टेन्योर होल्डर हो गया, और वो लीज पर होल्ड कर रहा है, परमानेंट लीज दे दिया और उसका रेंट फिक्स कर दिया कि आपसे हम, मान लीजिए कि हम जमींदार हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, हम बिहटा में, जो बिहटा क्षेत्र का ही, बिहटा थाना मान लीजिए, पूरे बिहटा थाना के जितने रैयत हैं उसका हमने आपको परमानेंट लीज कर दिया कृष्ण मोहन जी, अपना प्रोप्राइटरी राइट का। तो आप टेन्योर होल्डर हो गए, परमानेंट टेन्योर होल्डर हो गए बिहटा इलाके के, थाना बिहटा के अंदर। उस इलाके में जितना भी रैयत थे उसके आप हर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप जमींदार हो गए। आपका उत्तरदायित्व रहा रैयत को देखना, रैयत से लगान लेना, अगर लगान नहीं देता है तो वसूल करना, और बाकी गैरमजूरों, आम गैरमजूरों, मालिक और अन्य जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सब का देखभाल, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस सब आपको करना। और आपका उत्तरदायित्व क्या रहेगा, हमने आपको जितना फिक्स रेंट दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया सालाना पर आपको हमने लीज दे दिया परमानेंटली, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया हमको देना है। आप रैयत से 2 लाख ले रहे हैं या 1 लाख ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर एग्रीमेंट में नहीं है या पहले से रेंट फिक्स नहीं है या टर्म में फिक्स नहीं है तो डिपेंड करता है टर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑफ लीज के ऊपर। तो इस तरह से वो जो पट्टा पर आपको हमने बना दिया तो उसको पटनी टेन्योर बोलते हैं। तो ये परिपाटी शुरू हुआ था वहाँ से, बंगाल में शुरू हुआ था। सबसे पहले जो होता था पटनी ताल्लुक उसको बोलते थे, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। उसको ताल्लुकदार भी बोलते हैं, पटनी ताल्लुक भी बोलते हैं, टेन्योर को तालुका भी बोलते हैं। तो पटनी टेन्योर होल्डर जो होता है पटनी तालुकदार भी या सीधे तालुकदार भी कहते हैं। तो बर्धमान जिला से शुरू हुआ, और ये जो राइट होता है वो हेरिटेबल भी होता है और ट्रांसफरेबल भी होता है। ये तालुकदारी राइट या पटनी टेन्योर जो राइट है, परमानेंट टेन्योर होल्डर, जैसे जो कोई व्यक्ति लीज ले लिया, जैसे मान लीजिए आज आप कोई मकान को किसी व्यक्ति को किराया पर लगाते हैं, लीज हुआ किराया, तो टेनेंट को वो किराया वाला जो मकान है दूसरे को लीज करने का राइट नहीं है, सब लीज करने का राइट नहीं है, ना उसको बेचने का राइट है। अगर एग्रीमेंट के विपरीत वो करता है सब लीज तो उसको खाली कराया जा सकता है, और बेचने का राइट है ही नहीं, और वो हेरिटेबल भी नहीं है। हेरिटेबल भी नहीं है कि राइट, वो मर गया, टेनेंट मर गया तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, टेनेंट हो जाएगा। फॉर लिमिटेड पर्पस उसको बीबीसी एक्ट में माना गया है, लिमिटेड पर्पस के लिए 1 साल के लिए टेनेंट माना गया है। टेनेंट के डिफिनेशन में अमेंडमेंट से जोड़ा गया है नए एक्ट में। लेकिन वो जनरल लॉ के हिसाब से वो यहाँ पर किराएदार जो होता है बीबीसी एक्ट के अंदर, उसका न वो ट्रांसफरेबल राइट है और न हेरिटेबल राइट है। लेकिन जो लीज परमानेंट होता है, जिसको कि ये टेन्योर होल्डर का कहते हैं, पटनी टेन्योर होल्डर, वो हेरिटेबल भी है और ट्रांसफरेबल भी है। इसके बारे में अगर आपको पटनी तालुका के बारे में, पटनी टेन्योर के बारे में विशेष जानकारी लेना है तो पुराना किताब पढ़ना पड़ेगा। अब पुराना किताब में बहुत सारा जजमेंट मिलेगा पुराना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट हम आपको नोट कराते हैं, बहुत पुराना है। इंडियन लॉ रिपोर्ट, जैसे AIR होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट, उसी तरह से आज भी निकलता है, सरकारी पब्लिकेशन है। ILR उसको शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा फॉर्म है इंडियन लॉ रिपोर्ट, वॉल्यूम 18, कलकत्ता हाई कोर्ट, पेज 360, फुल बेंच। कलकत्ता हाई कोर्ट के फुल बेंच जजमेंट में पटनी टेन्योर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको जिज्ञासा है तो आप ये जजमेंट पढ़ सकते हैं। फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ILR 18 कलकत्ता 360 फुल बेंच। तो ये शुरू हुआ था पटनी टेन्योर वर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से, बाद में और भी कई डिस्ट्रिक्ट में बंगाल के लागू हुआ, और बिहार में पटनी टेन्योर जहाँ तक मेरी जानकारी है नहीं के बराबर है। कहीं होगा कोई छोटा पटनी टेन्योर संथाल परगना में कहीं हो सकता है तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार में हमारे जानकारी में नहीं है। अब आइए सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 BT एक्ट का तो एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है ना, और इसमें तो कोई और आपका शंका है नहीं। उसमें यही था कि ब्रैकेट में जो लिखा हुआ पटनी के बारे में ही मुख्य रूप से आपको प्रश्न था। अब आइए सेक्शन 20 सब क्लॉज 5 के बारे में।
उसमें 1 साल का जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपको कंफ्यूजन कर रहा है, और वो क्या चीज़ है सेक्शन 20 पहले ही समझिए। अब सेक्शन 20 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 20 समझ में आ जाएगा। सेक्शन 20 का हेड नोट क्या कहता है ये देखिए। अच्छा होगा जब आप लेक्चर मेरा सुनिएगा उस समय सामने किताब भी रख लीजिएगा तो अच्छा होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, हमारे साथ साथ आप भी पढ़िएगा। सेक्शन 20 बीटी एक्ट का हेड नोट कहता है डिफिनेशन ऑफ सेटल रैयत। रैयत कई तरह के होते हैं जिसके बारे में इसमें चर्चा है, बीटी एक्ट में डिफिनेशन में भी दिया हुआ है और अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है। तो सेक्शन 20 कहता है सेटल रैयत किसको कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ सेटल रैयत, एवरी पर्सन who for a period of 12 years, whether wholly or partly, before or after the commencement of this act, has continuously held as a rayyat land situated in any village, whether under a lease or otherwise, shall be deemed to have become on the expiration of that period a settled rayyat of that village। यानी सीधा मतलब ये हुआ कि कोई रैयत अगर 12 साल तक किसी जमीन को जोत रहा है, वो लीज पर जोत रहा है या किसी भी तरीके से जोत रहा है, और उस समय बीटी एक्ट 1885 लागू हुआ था या नहीं हुआ था, उसके पहले से जोत रहा था या उसके बाद से जोत रहा है, या जिस समय बीटी एक्ट आया उस समय भी जोत रहा था, किसी भी स्थिति में अगर 12 साल कंटिन्यूस हो जाता है, पहले से एक्ट के पहले से जोतते हुए एक्ट के आने तक के, या एक्ट के प्रारंभ होने के बाद से ही शुरू करता है, इसी एक्ट के अंतर्गत आता है, उसका 12 साल का पीरियड या तो पुराना एक्ट और नया एक्ट दोनों मिला के हो जाए, या पुराना एक्ट में ही 12 साल हो जाए, या नया एक्ट में ही 12 साल हो जाए, किसी भी स्थिति में अगर 12 साल से लगातार जोत रहा है तो उसको सेटल रैयत कहते हैं। अब सब क्लॉज 2 कहता है ए पर्सन शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू हैव कंटिन्यूअसली हेल्ड लैंड इन ए विलेज, notwithstanding that the proprietor had held by him has been different at different times, that the particular land held by him has been continuously held land in a village, notwithstanding that the particular land held by him has been different at different times। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही खेत को 12 साल से जोत रहा हो। मान लिया कि 12 साल में आज एक खेत जोता और कुछ दिन के बाद दूसरा खेत जोता, उसके कुछ दिन के बाद तीसरा खेत जोता, तो खेत बदल सकता है, उसका ज़मीन बदल सकता है, लेकिन वो उसके वजह से उसका कंटिन्यूस एक ही प्लॉट पर एक ही खेत पर 12 साल का लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उस जमींदार के अंदर, उस विलेज में उस जमींदार के अंदर उसको ज़मीन लगातार 12 साल तक जोतना है तो सेटल लैंड मालूम हो जाएगा। लैंड बदलने से उसका इंटरप्शन नहीं होता है, इसका मतलब ही हुआ। तीसरा सब क्लॉज है ए पर्सन शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टू हैव हेल्ड एज ए रैयत एनी लैंड हेल्ड एज ए रैयत बाय ए पर्सन हु एयर ही इज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रैयत ज़मीन जोत रहा है तो उसका बाल बच्चा भी रैयत हो जाएगा। ये रैयती राइट जो यहाँ पर है बीटी एक्ट में, इसी सेक्शन के हिसाब से वर्स राइट कहा जाता है। बहुत सारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में खास करके, वहाँ पर रैयत जब मरता है तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली रैयत नहीं होता है, वहाँ भूमिधारी राइट बोलते हैं उसको। तहसीलदार जो सीओ यहाँ होता है, उसी तरह प्रावधान बना हुआ है, उसके हिसाब से उसको रैयती राइट डिक्लेयर करना पड़ता है। तहसीलदार उसको फाइंडिंग देता है कि हाँ उनका रैयत मर गए, उनका ये लड़का है, उनका कब्जा है, इसलिए इनको हम रैयती राइट डिक्लेयर करते हैं, तो वो तब जा कर के वो रैयत बनता है। यहाँ पर है बाई वर्स ऑटोमेटिक रैयत हो जाता है इसी प्रावधान के हिसाब से। तो इसलिए रैयती राइट जो होता है ज़मीन में वो हेरिटेबल है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये सब क्लॉज 3 ये कहता है। और सब क्लॉज 4 कहता है लैंड हेल्ड बाई 2 or more co-sharer as a रैयती होल्डिंग shall be deemed for the purpose of this section to have been held as a रैयती by each such co-sharer। मान लिया कि 2-3 पटीदार है और तीनों पटीदार मिल करके एक ज़मीन को जोतते आ रहा है और 12 साल से लगातार जोत रहा है, तो उसमें सब पटीदार जो है सेटल रैयत माना जाएगा, वो को-शेरर माना जाएगा और सब सेटल रैयत है। अब उसी टर्म से, उसी कंडीशन से आगे बढ़िए
तो ये सेटल रैयत के डिफरेंट कंडीशंस में परिस्थिति को दिखाने के लिए सब क्लॉज बनाया गया है। तो अब सब क्लॉज 5 जिससे आपको मतलब है, ये कहता है ए पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी ए सेटल रैयत ऑफ ए विलेज। वो विलेज का सेटल रैयत कंटिन्यू करेगा एज लॉन्ग एज ही होल्ड्स एनी लैंड एज रैयत इन दैट विलेज, जब तक के एज रैयत उस विलेज में वो जमीन जोत रहा है तब तक वो सेटल रैयत कहला जाएगा। अगर मान लिया कि रैयत उस लैंड उस विलेज में जोतना छोड़ दिया तब क्या होगा, तो उसके लिए देखो एंड फॉर 1 ईयर देयर आफ्टर, ये लिखा गया, ये क्वालिफाइंग ईयर है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 11 साल तक लैंड जोता और उसके बाद वो लैंड नहीं जोत रहा है उस विलेज में, तो 1 साल और उसको काउंट किया जाएगा और 1 साल और जोड़ करके 1 साल उसके लिए ग्रेस पीरियड है। तो उसके बाद एंड फॉर 1 ईयर देयर आफ्टर, माने 1 साल बाद तक के लिए वो माना जाएगा सेटल रैयत है। ये उसको दिया गया है यहाँ पर। ये नहीं कि 11 साल छोड़ करके चला गया तो वो सेटल रैयत नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल उसको ग्रेस पीरियड दिया गया। तो एंड फॉर 1 ईयर देयर आफ्टर, जब तक वो जोत रहा है तब तक वो सेटल रैयत था, यानी कि अगर 12 साल तो वो हो गया, अगर वो सेटल रैयत है तो सेटल रैयत हो गया, और 1 साल बाद तक अगर छोड़ दिया तो भी 1 साल बाद तक वो सेटल रैयत माना जाएगा। If a रैयत recovers possession of a land under section 87, he shall be deemed to have continued to be a settled रैयत, notwithstanding his having been out of possession more than a year। अगर कोई किसी वजह से 1 साल बेकब्जा रहा और फिर वो रिकवरी ऑफ पोजेशन सेक्शन 87 का जो प्रावधान है उसके हिसाब से ले लेता है, तो 1 साल का पीरियड कंडोनेबल है, वो माना जाएगा कि उसका पोजेशन कंटिन्यू करते रह गया और सेटल रैयत रहेगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पर 1 साल का आपने सेक्शन 20 के सब क्लॉज 5 में जो 1 साल का पीरियड दिया गया है, वो इस क्वालिफाइंग पीरियड है कि जिस दिन जोतना छोड़ देगा उसके 1 साल बाद तक भी कानून में माना जाएगा कि वो जोत रहा है। तो उसका जो पीरियड है वो कंटिन्यू करेगा 1 साल तक, 12 साल पूरने के 1 साल बाद तक, या 12 साल नहीं पूरा है। ए पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी ए सेटल रैयत ऑफ ए विलेज, जब 12 साल पूर गया तो वो सेटल रैयत हो गया, एज लॉन्ग एज ही होल्ड्स एनी लैंड एज ए रैयत इन दैट विलेज, जब तक वो रैयत के रूप में जोत रहा है, कंटिन्यू टू बी सेटल रैयत। और सेटल रैयत ऊपर कहता है कि जब 12 साल हो जाएगा तो सेटल रैयत हो जाएगा। अब 12 साल के बाद मान लिया कि छोड़ दिया जोतना, किसी कारण से छूट गया, तो 1 साल बाद तक भी उस सेटल रैयत माना जाएगा कि हिज पोजीशन इज कंटिन्यूइंग फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग दैट ही इज ए सेटल रैयत और नॉट। सेटल रैयत का जो प्रिविलेज है, लायबिलिटी है, उसके वजह से ये दिया गया है। बाद में हो सकता है किसी कारण से फिर उसको पोजीशन वापस मिल जाए, इसीलिए सेक्शन 87 का प्रावधान बनाया गया है। आगे का प्रावधान को देखते हुए यहाँ पर ही प्रावधान बनाया गया। तो ये 1 साल का जो है कन्फ्यूजन सेक्शन 20 सब क्लॉज 5 बीटी एक्ट में, ये हम समझते हैं कि अब तो क्लियर हो गया होगा कृष्ण मोहन जी। अगर इसमें और कोई विशेष आपको प्रॉब्लम होगा तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ तक अभी एक्सप्लेनेशन का सवाल है, इससे और कोई अलग दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, और हमने वो एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। दूसरा प्रश्न आया है, ये प्रश्न आया है नेहा भारद्वाज मुंगेर से, ये लॉ स्टूडेंट है। ये भी बराबर प्रश्न करते रहती है और बहुत इंटेलिजेंट है और लीगल मैटर्स को देखते रहती है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रश्न करती है, और जहाँ तक संभव होता है व्हाट्सएप पर भी हम रिप्लाई दे देते हैं, और नहीं तो लेक्चर में रिप्लाई देते हैं। तो आज का इसका प्रश्न जो है, इसमें कुछ रैयत के बारे में पूछिए। पहला है इसका खरबंदी रैयत क्या होता है, दूसरा है चौकीदारी जोत किसको कहते हैं, और प्रधानी जोत किसको कहते हैं। ये सब बीटी एक्ट से संबंधित ही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम खरबंदी रैयत के बारे में बताना चाहेंगे। खरबंदी रैयत बीटी एक्ट में कहीं नहीं मिलता है, और खरबंदी रैयत बिहार में कहीं नहीं पाया जाता है। हो सकता है कि संथाल परगना में कहीं पर देखा हो,
तो किस संदर्भ में कहाँ देखा है और किस कागज में देखा है, किस संदर्भ में देखा है, इसके बारे में अगर विशेष जानकारी दिया जाए तो हम उसको और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और जहाँ तक डिक्शनरी का सवाल है, डिक्शनरी में खरबंदी रैयत के बारे में जानकारी नहीं है। हम लीगल हिस्ट्री ऑफ लैंड लॉ ऑफ इंडिया में कुछ लेक्चर में हमने कुछ कहा है पीछे लेक्चर में कि पूरे इंडिया में 3 तरह की व्यवस्था है। तो जमींदारी प्रथा जो हुआ, परमानेंट सेटलमेंट, ये हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता में। तो कलकत्ता माने बंगाल जो पूरा प्रोविंस हुआ, आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब मिला के एक ही था बंगाल। तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी में वो जमींदारी प्रथा लागू हुआ। वही जमींदारी प्रथा लागू हुआ, उसमें परमानेंट सेटलमेंट जमीन का जमींदार को कर दिया गया। तो जमींदारे सब एक एक जमीन का मालिक हो गया और ब्रिटिश सरकार और रैयत के बीच में एक मिडिल मैन हो गया जमींदार। वो रैयत से मालगुजारी लेता था और उसमें से सर्टेन कमीशन रख करके अपना जो एग्रीमेंट था, उसको सेटलमेंट का एग्रीमेंट हुआ था अंग्रेज से, वो अंग्रेज सरकार को देता था। वही जमींदारी पर था। लेकिन साउथ इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में वहाँ जो सिस्टम लागू हुआ वो रैयत वारी सिस्टम लागू हुआ। रैयत वारी सिस्टम में क्या था कि सरकार और रैयत के बीच डायरेक्ट संबंध आता था, वहाँ कोई मिडिल मैन नहीं होता था और सरकार उसको रेंट फिक्स करती थी। तो वहाँ पर ये खरबंदी रैयत की व्यवस्था थी जिसको डायरेक्ट रेंट सरकार के द्वारा फिक्स किया गया। उसके बाद कुछ पंजाब में, यूपी में, एमपी में और महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन में था, उसको महालवाड़ी व्यवस्था बोलते थे। तो वहाँ पर पूरे एक मौजा में, एक विलेज में जहाँ पर जितने रैयत रहते थे उस सब का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था जिसको लंबरदार बोलते थे। वहाँ का हेडमैन या प्रधान व्यक्ति को उसी को ही भार दिया जाता था, वही सब देखभाल करता था और उसकी और सरकार से उसका तालमेल रहता था और उसके हिसाब से वो व्यवस्था चलती थी। तो ये अलग अलग सिस्टम था। तो खरबंदी रैयत का बिहार के कंटेक्स्ट में कहाँ देखा, किस संदर्भ में देखा, इसकी जानकारी अगर मिलेगी तब हम और विस्तृत बता सकते हैं। अभी खरबंदी रैयत का कोई शाब्दिक माने हमको कहीं नहीं मिला है और न हमने देखा है। इसलिए अगर और कोई डिक्शनरी में खोजना हो तो खोज सकती हैं, और खोजने के बाद अगर मिल जाए, और हम जितने भी मेरे श्रोता लोग सुन रहे हैं, अधिवक्तागण या और भी जो बुद्धिजीवी लोग सुनते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप कहीं पढ़ें किसी किताब में या किसी डिक्शनरी में खरबंदी रैयत का शाब्दिक अर्थ मिल जाता है तो हमको व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर दीजिए ताकि ये जानकारी उपलब्ध हो सके सबों के लिए और बाद में काम आवे। उसके बाद का जो उनका दूसरा प्रश्न है नेहा भारद्वाज का, वह है चौकीदारी जोत किसे कहते हैं। जोत का मतलब होता है कृषि की भूमि, और चौकीदार तो जानते ही हैं, विलेज चौकीदार जो होता है वो पुलिस का एक सबसे छोटा अफसर होता है। और चौकीदार की बहाली अंग्रेज शासन काल से ही हुआ है और पुलिस एक्ट के तहत चौकीदार की व्यवस्था है और उसके लिए चौकीदारी एक्ट भी बना हुआ है। तो वो पुलिस ऑफिसर के डिफिनेशन में चौकीदार भी आता है। वो पुलिस का ही एक अभी अंग माना जाता है और उसका ड्यूटी असाइन किया हुआ है, चौकीदारी एक्ट में उसका ड्यूटी दिया। तो उस जमाने में चौकीदार को सैलरी नहीं मिलता था। सैलरी के बजाय जिस जमींदार के अंदर चौकीदार रहता था, जमींदार उसको कोई जोत दे देता था जोतने के लिए। तो बीटी एक्ट में उसका प्रावधान है, 181 सेक्शन बीटी एक्ट में है। तो वो जमींदारी चौकीदारी जोत हो गया, उसी को चौकीदारी चक्रण भी कहीं पर बोलते हैं। तो चौकीदार को चौकीदारी का काम करने के बदले में जमींदार के द्वारा जो भूमि दी जाती थी वो चौकीदारी जोत हुआ। उस पर चौकीदार का अधिकार रहता था और चौकीदार जब तक उस सर्विस में रहता था तो उसका अधिकार रहता था, और जब सर्विस खत्म हो गया तो उसका अधिकार खत्म हो जाता। किसी किसी जमींदार ने चौकीदार को वो परमानेंट दे दिया था, तो वो चौकीदार के मरने के बाद उसके वारिस लोग इनहेरिट भी करते थे। और कहीं कहीं था टेन्योर ग्रांट था कि जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक रहेगा,
तो वो चौकीदार के चौकीदारी समाप्त होने के बाद, मरने के बाद या नौकरी समाप्त होने के बाद उसका ख़त्म हो जाता था, जमींदार ले लेता था, तो उसको चौकीदारी जोत बोलते हैं। उसी तरह से प्रधानी जोत, यहाँ पर बिहार में प्रधान का प्रावधान नहीं है, जहाँ पर कि बिहार टेनेंसी एक्ट लागू होता है, लेकिन संथाल परगना एक्ट में, जो अब झारखंड का पार्ट हो गया, तो उसका अलग एक्ट है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और छोटा नागपुर का अलग है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। तो वहाँ पर हेडमैन होता है, गांव का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसको कि विलेज प्रधान बोलते हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं, और उसको सर्टेन अधिकार दिया गया है संथाल परगना एक्ट में। जैसे मुखिया होता है, सरपंच होता है, वो एक ऑफिसर होता है, उसी तरह ग्राम प्रधान भी एक ऑफिसर होता है, और उसके कंट्रोल में जो ज़मीन होता है और उसके खास पोजीशन में जो ज़मीन होता है, और उस एक्ट के तहत अगर उसको ज़मीन प्राप्त होता है तो उसको प्रधानी जोत बोलते हैं, यानी कि प्रधान का उस पर कब्जा रहेगा, प्रधान का उस पर राइट रहेगा। वो भी ऑफिशियल टेन्योर है, और जब तक वो ऑफिस में है, जो विलेज प्रधान है, तो वो जोतेगा। अगर उसका राइट उसमें असाइन किया हुआ है तो उसी के हिसाब से वो काम होगा, इसलिए उसको प्रधानी जोत मिलते हैं। तो संथाल परगना छोड़ के बिहार के बाकी हिस्से में कहीं भी प्रधानी जोत नहीं मिलेगा। अगर कोई कागज में कहीं मिला होगा तो किस संदर्भ में मिला होगा, ये देख करके हमको बताया जाए तो हम उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उड़ीसा में भी होता था, उड़ीसा में भी प्रधानी जोत होता था, और ख़ास करके वहाँ पर प्रधानी जोत वैसे ज़मीन को बोलते थे कि अगर कोई शूद्र है, कोई दलित है और बहुत रेस्पेक्टेबल है, तो उसको अगर कोई ज़मीन दिया गया हो तो उसको प्रधानी जोत बोलते थे उड़ीसा में। तो ये तो हो गया आप लोगों का सब बीटी एक्ट से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर, सब टेक्निकल था। अब कुछ दूसरा प्रश्न है, वो एक प्रश्न है हरि ओम दास। हरि ओम दास कहाँ से लिखते हैं, ये इन्होंने तो नहीं लिखा है, और क्या करते हैं भी नहीं लिखा है। इनका बहुत छोटा सा प्रश्न है, इन्होंने लिखा है कि तौजी नंबर कब से चला आ रहा है। तो तौजी नंबर जब से परमानेंट सेटलमेंट हुआ, यानी कि जमींदारी सिस्टम जब से इंट्रोड्यूस हुआ, तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया और जमींदारी सिस्टम आया, और उसके बाद जब सर्वे हुआ तो तौजी नंबर आ गया। तो आप कह सकते हैं 1793 से ही शुरू हुआ, या 1793 के बाद 1800 कुछ से जहाँ जहाँ सर्वे होते गया, वहाँ पर जमींदार का वो खाता खुला, जमींदार का तौजी नंबर होता है, रैयत का खाता नंबर हो। तो इसका कोई एग्जैक्ट डेट और ईयर तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जहाँ जहाँ जमींदारी प्रथा शुरू हुआ, जिस समय शुरू हुआ, उसी समय से तौजी नंबर चला आ रहा है। अब आज का तारीख में जमींदारी उन्मूलन के बाद तौजी नंबर का कोई महत्व नहीं रह गया, इसलिए बहुत से डॉक्यूमेंट में कातिब लोग, डीड राइटर लोग लिख देते हैं, तौजी के जगह पर बिहार सरकार लिख देते हैं, हालांकि उसका भी कोई रेलिवेंसी नहीं है और लिखना कोई जरूरी नहीं है। वो पुरानी परिपाटी थी, तौजी नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, थाना नंबर लोग लिखते थे, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी लिखते थे, उसके हिसाब से वो तौजी नंबर दिया जाता था। आज के तारीख में तौजी नंबर अवेलेबल नहीं है, तो तौजी नंबर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न आया है अनुभव कुमार का। अनुभव कुमार ने प्रश्न किया है कि फोन पे के द्वारा 1,60,000 रुपया उन्होंने किसी व्यक्ति को दिया था, अब वो व्यक्ति उनको रुपया वापस नहीं कर रहा है, तो क्या उनके पास रास्ता है रुपया वसूल करने का। ये व्हाट्सएप पर उन्होंने प्रश्न किया था, हमने व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिया था कि आपको मनी सूट फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको विशेष रूप से अनुभव जी बता रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले आपने फ़ोन पे जो ट्रांसफ़र किया है उसका एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो होता है उसका भी प्रिंट निकलता है, और वो सब डॉक्यूमेंट्स आप निकाल करके रखिएगा। और जिसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं उसका अकाउंट नंबर तो है, तो उसका प्रिंट तो आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन जो
उसको स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे हैं पेमेंट का, जो भी डिवाइस में उसका डॉक्यूमेंट्स आप निकाल सकते हैं वो निकाल के रखिएगा। अदरवाइज आपका मोबाइल जो है वही एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से वो सब सबूत में आ जाएगा और सब एविडेंस में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस देना पड़ेगा, किसी वकील के थ्रू आपको लीगल नोटिस देना पड़ेगा। उसमें सारा बात लिखना पड़ेगा, आप किसको दिए थे, उससे आपका क्या संबंध था, किस काम के लिए दिए थे, आप सूद पर दिए थे या उधार दिए थे या पैसा दिए थे या मदद करने के लिए दिए थे। अगर आप सूद मांगिएगा और सूद पर दिए थे तो आपका मामला फंस सकता है, इसलिए कि सूद पर देने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसको सूद लगाने का लाइसेंस है, यानी कि मनी लेंडर्स एक्ट में उसको लाइसेंस है, वही किसी व्यक्ति को सूद पर रुपया दे सकता है। और अगर रुपया वापस नहीं करेगा तो सूद समेत मुकदमा करके उससे वसूल सकता है। आम आदमी को किसी को रुपया देने का अधिकार है मदद के रूप में, कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, पड़ोसी हो, किसी भी वजह से उससे अच्छा संबंध हो तो मदद के रूप में दे सकते हैं, उसको एकोमोडेशन लोन बोलते हैं। तो आपको अगर ये मालूम है कि किस काम के लिए लिया था तो आप लीगल नोटिस में दे सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो कह सकते हैं कि अपने किसी आवश्यक काम के लिए लिया था और वादा किया था कि हम इतना दिन के अंदर लौटा देंगे, तो ये देना होगा। उसके बाद इतना तारीख को दिया और रुपया लिया और रुपया वो अपने अकाउंट से निकाला और उस रुपये का उपयोग किया। उसके बाद जब समय सीमा पूर गया, जब वो वादा किया था लौटाने का और नहीं लौटाया, तो हमने पहले उसको फ़ोन, अगर आपने किया है तो फ़ोन कॉल डिटेल्स निकालिएगा, कब कब उसको फ़ोन किया और फ़ोन के बाद क्या रिप्लाई दिया वो दे दिएगा। उसके बाद उस मनसा हुआ कि उसका बेईमानी का हो गया, अब नहीं लौटावेगा, रुपया हड़पना चाहता है, तब हम लीगल नोटिस दिया। और लीगल नोटिस में वकील साहब लिखेंगे सारा बात और 10 दिन 15 दिन का उसको टाइम देंगे, 1 सप्ताह का टाइम देंगे। अगर वो वापस नहीं करेगा तो आपको सिविल कोर्ट में मनी सूट फाइल करना पड़ेगा और 1,60,000 पर आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगा, तब आपका मनी डिग्री हो जाएगा और उसके बाद उससे पैसा वसूल किया जाएगा। अगर उसके पास ज़मीन जायदाद है तो ज़मीन जायदाद उसका नीलाम होगा। ज़मीन जायदाद अगर नहीं है तो गाड़ी घोड़ा कोई चीज़ उसके सामान मोवेबल चल संपत्ति है, उस चल संपत्ति से अटैच करके उसको लाया जाएगा, उससे नीलाम होगा। अगर वो भी नहीं है उसके पास तब उसको जेल भेजा जाएगा। यही कानूनी प्रावधान है। तो जेल जाने के डर से वो रुपया दे सकता है, वसूल होने की संभावना है। यही आपका शंका समाधान है, यही आपका मार्गदर्शन है अनुभव कुमार जी। तो आज का सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं और कुछ और प्रश्न अभी शेष रह गए हैं जो व्हाट्सएप पर हैं और बड़ा बड़ा है, वो सब प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा व्हाट्सएप से। उसका प्रिंट के लिए हम दे दिया है, प्रिंट निकाल करके जब आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस सब प्रश्न पर बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।